नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोग का directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, ये जो वीडियो सीरीज है, इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग साइंस करेंगे। जी हाँ, बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं 40 प्रश्न, उस 40 प्रश्न जो पहले आ चुके एग्जाम में उसके पीवाईक्यू का सेट करेंगे दोस्तों हम लोग। 40 क्वेश्चन करेंगे, आप खुद जज करके देखिए कि आप कितना बना पा रहे हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा दोस्त। और जो नहीं जान रहे, वो तो मैं आंसर बताता चलूँगा। पहले आप आंसर देते रहे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। देखिए, कहा जाता है कहीं न कहीं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आप एग्ज़ाम निकाल पाएँगे। तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आखिर मेरे से आप क्यों क्लास करें, क्यों आगे कंटिन्यू करें? इसके लिए मैं 3 ऐसे फैक्टर अपने बारे में बताता हूँ जिससे आगे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा दोस्त। दोस्त, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, उसने क्या किया है? तो मैं बता दूँ दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और मैं आज से नहीं, आज 15 सालों से दोस्त मैं टीचिंग करा रहा हूँ। सोचिए कितना बड़ा फैक्टर्स है, कितना एक्सपीरियंस मेरे पास है कि मैं आपको सही चीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू टकराएँगे। दूसरा फैक्टर मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्त, आप हमसे पढ़े इसलिए भी क्योंकि मैं आज खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे एक आइडिया है कि कैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब निकाला है और कैसे मैंने मेहनत किया है। तीसरा मैं ये फैक्टर दोस्त बताना चाहता हूँ कि आज मैं ही नहीं, मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है, क्योंकि मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चला करता था। फिलहाल सारे अब ऑनलाइन है क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया हूँ। तो ये 3 ऐसे फैक्टर है दोस्त, आपको वीडियो में कंटिन्यू करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए ताकि जब अपलोड हो वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करे, ठीक है भाई, तो उनके लिए पीवी व पी के बीच ग्राफ होगा। कमाल का क्वेश्चन दे दिया ना शुरू में ही। 12th क्लास का क्वेश्चन दे देता है बार-बार। कुछ क्वेश्चन रहता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पी अक्ष के समांतर सरल रेखा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये पी होगा, ऐसे बनेगा। इधर पी भी ऐसे बनेगा। ये नीचे पी होता है, इधर पी भी मानते हैं, तो ऐसे इसके समांतर बनेगा। अब क्या है उतना नहीं, मतलब संभव है कि समझाएं हम। हमको अभी 6 को ग्राफ बनाना पड़ेगा, समय बहुत लगेगा सब डिटेल करने में। मैं 12th का जो टॉपिक होता है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर तैयारी करने वाले बच्चे जिनको 12th का उतना नॉलेज है नहीं, डिटेल में उतना साइंस पढ़े नहीं है, तो फिर वहां जाके प्रॉब्लम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो क्लास 10th लेवल का या 12th का थ्योरी है, न्यूमेरिकल छोड़ के, वो सारी बात पे ज्यादा फोकस किया जाए। आपको एन एक समान तारे दी गई है, प्रत्येक तार का प्रतिरोध आर है, बहुत अच्छी बात है। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध एक्स आता है। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आए ना तो डायरेक्ट आपको 112 का याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ माथामारी नहीं करना है। एन स्क्वायर एक्स कर दीजिएगा। बात समझ में आया? हमेशा याद रखिए, आपको एन तार दिया रहेगा और जितना भी कहेगा कि समांतर क्रम में जोड़ने पर एक्स आ रहा है, तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या आएगा? तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करके उसमें एक्स से गुना कर देना, एन स्क्वायर एक्स आएगा। माइंड में बैठा लीजिए, इसको गुना में रहेगा, भागा उगा में नहीं आएगा। पहला ऑप्शन ये सब नहीं होगा। सॉरी, कुछ क्लिक हो गया, अलग, हाँ आ गया। एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक एन के माध्यम से जाती है। अपवर्तनांक कोण आपतन कोण का आधा है। आपतन कोण कितना होगा? अब इसको थोड़ा हम डायग्राम बना के समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर कोई रेखा आया ऐसे, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये जाएगा थोड़ा सा नीचे का में। यहाँ पे क्या बन रहा है? तो r/2। यहाँ क्या बन रहा है? तो कहिएगा r बन रहा है। ऊपर r, नीचे r/2 बन रहा है। माध्यम नीचे n है। अब आपको बताना है, तो आप कहिएगा सर हो जाएगा ये 2 cos इनवर्स n/2 हो जाएगा। बात समझ में आया कुछ? आर का मान जो होगा वो होगा 2 cos इनवर्स n/2। अब कैसे होगा? ये क्लास 12th का बात है, फिर से मैं बता दूं, बहुत लंबा चौड़ा होगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा। उतना नहीं, आपको ध्यान रखना है, बस इसको माइंड में रखिए कि इस टाइप का होगा। नहीं रख सकते तो मैं कहूंगा इसको नहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़िए इसको। एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल्स को परावर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रम संचार करता है। बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका क्या होता है, परिक्रमण काल पृथ्वी के
के अपनी अक्ष के परियत घूर्णन काल के बराबर होता है। ये क्या है समझिए जरा। जैसे यहाँ पे ये सेंटर है, इसका सेंटर यहाँ पे है, अब ये हमेशा यहीं पे रहेगा, ये गोल गोल नचेगा, यहाँ भी आ जाएगा ना, तो इसका जो डायरेक्शन है सेम रहेगा, मतलब उस समय तक ये पृथ्वी का ये वाला भाग है यहाँ पे आल रहेगा, सेम डायरेक्शन में चलेगा, इसीलिए ऐसा हो पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? एक कथन गलत है, उसको बताइए। तो हम गलत वाला काट दे रहे हैं, पहला गलत है, ठीक है, काट दिए। अब पढ़िए जो सही है, इसको पढ़िए। किसी क्षैतिज तल में द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान होता है, एकदम सही बात है, द्रव हर जगह पे बराबर लगाता है। किसी तल पर द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, किसी तल पर द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लेकर फेंक दिया इसी डायरेक्शन में। अब क्या घटना हो जाएगा? तो घटना होगा इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा, क्योंकि इसको रोकेगा, ये जो दोनों क्षेत्र है इसको बहुत तेजी से रोकेगा, तो इसका वेग घट जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन एक बार पढ़ने पर भी याद रहेगा। एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। देखिए सघन से ऐसे गया तो विरल में फैल जाएगा, ऐसे डायरेक्शन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या है ना, विरल में जा रहा है, विरल में फैल जाता है सघन से। इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम के वेग से दुगना हो जाएगा। इधर में अगर मान लेते हैं जितना चल रहा है एन से चल रहा है, तो इधर 2n हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण कितना होना चाहिए, मतलब ये पूरा पूरी ऐसे ऊपर चला जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसका पूछ रहा है आपसे, तो आप कहिएगा 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 30 डिग्री से बड़ा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया 2Hg 2++ SN2+, एरो में ए और बी बन रहा है, में उत्पाद ए और बी क्या है? बच्चा वाला क्वेश्चन आपको देके सोच रहा है कि आपको फंसा ले, बट आप कहेंगे सर मैं फंसने वाला में से नहीं हूं। ये तो टेक्निकल क्वेश्चन दे दिया, फंसने वाले नहीं है। एक से ज्यादा आंसर हो जाएगा लगता है। ए क्या क्या हो सकता है? मुझे सी लग रहा है आंसर, ठीक है। अच्छा ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे दो गो है आपका एच जी, यहाँ एस एन एक है, तो ठीक है दोस्त, सी ही होगा, ठीक है। मैं कई एंगल से सोच लिया, उस समय से कई एंगल लगा के सोच लिया क्या क्या हो सकता है, बट मेरा दिल कह रहा है कि इसका सी ही होगा। सी होगा, ठीक है। आइए 119, 119 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था वो, कोई नहीं। अर्जेंट अर्जेंटाइड से सिल्वर धातु का निष्कासन किस विधि द्वारा किया जाता है? इसको बोलते हैं संकर लवन बनाकर, संकर लवन बनाकर। अब भैया क्लास 10th में था क्या? तो दोस्त क्लास 10th का ये नहीं है टॉपिक। ये सब क्वेश्चन जो भी अभी कहे हैं, एक दो वो तीन गो, ये सभी 12th क्लास में है, 11th 12th में है। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? ये क्वेश्चन आपको ए भी नहीं मिलेगा 10th क्लास में।
लेकिन ये इजी है, ये समझा जा सकता है आसानी से। सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए जिप्सम मिलाने से ना जो जमने का दर दर है धीमा हो जाता है, नहीं तो सीमेंट बोरा में ही जम जाएगा। सही नाभिकीय अभिक्रिया आपसे पूछ रहा है, बी वाला सही हो जाएगा। 2311Na11H Ne, ये ठीक है। ये नाभिकीय अभिक्रिया है, ये याद रखिएगा, बी नंबर। इस टाइप के पूछेगा तो बी नंबर आंसर सही होगा। एक कार्बनिक यौगिक में CH, NN और Cl है। यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो 122 का कहिएगा सर, NaCN और NaCl बनेगा। बताइए ना, 12th क्लास का पूरा भरा पड़ा है। कोई नहीं, CH3CH2OH, Na A बना, फिर CH3I B बना। बता रहा आपसे पूछा अभिक्रिया के इस क्रम में B क्या चीज बनेगा? तो 130 का कहिएगा सर, B जो बनेगा CH3CH2OCH3 बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घटने के अनुसार है? ऑक्सीकरण संख्या तो पहला ही हो जाएगा Fe2O, मतलब Fe मतलब F2O O3 H2O2 और NaCl हो जाएगा, NaOCl हो जाएगा। कोशिका चक्र किस क्रम में होता है? तो 125 का कहिएगा सर, G1S G2M प्रावस्था में होता है, इस मतलब इस सीक्वेंस में होता है। G1 प्रावस्था होता है, S प्रावस्था होता है, G2 प्रावस्था होता है, M प्रावस्था होती है। ये पूरा मुझे, अगर मैं चाहूँ ना, देखो दोस्ती, सब क्वेश्चन जो है ना, ये सबको अगर मैं समझाना चाहूँ, मेरे दिल में है कि मैं समझाऊँ इस चीज को, लेकिन आपको पता है मैं इसको जब समझाने लगूंगा, अभी कहाँ चला गया क्वेश्चन यार, सॉरी। हाँ, इन चीजों को समझाऊंगा ना, मुझे पूरा थ्योरी लेना पड़ेगा, कम से कम 30-30 मिनट लग जाएगा एक एक को थ्योरी में पूरा अच्छा समझाने में। बट ये काम का मुझे लगता है होगा नहीं, क्योंकि 12th क्लास का है, कितना चीज समझाता रहूंगा, पूरा 12th है, मुझे पढ़ाना पड़ जाएगा। बताइए, साबुन व सौंदर्य प्रसाधन बनाने में संयुक्त होने वाले सुगंधित लाइकेन है, कौन सा लाइकेन है? तो ये याद रहने वाला चीज है, एवर्निया और रामालीना, पहला हो जाएगा आपका। 126 का ए होगा। 127 का निम्नलिखित में से सही मिलान मैच कौन सा है? तो 127 का पहला क्या, पान जो है आरोही जड़े हैं, मतलब किसी चीज में चिपक चिपक के चढ़ने वाला। यदि समुद्र तट पर रहने वाले कोई व्यक्ति लगभग 8000 फुट ऊंचे पहाड़ पर रहने लगे तो 15 दिन बाद उसके रुधिर में क्या होगा? ही क्वेश्चन पूछने का कौन सा तरीका है? कोई नहीं, लाल रुधिराणु अधिक हो जाएंगे तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ऊंचाई पर जाएगा ना, तो याद रखिएगा उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी और लाल रुधिराणु अधिक हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसको ऑक्सीजन खींचने का उसमें मतलब पावर लाना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन खींचने का पूरा अति जरूरत पड़ेगा, मतलब प्रेशर ज्यादा शरीर को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन का मात्रा स्लो हो जाता है। और निथीन चक्र में आर्जिनेज एंजाइम का प्रयोग किस चरण में होता है? तो 129 का कहिएगा ए नंबर, आर्जिनिन ऑर्थिनिन, ऑर्जिनिन से ऑर्थिनिन बनने में जरूरत पड़ता है। यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो क्या होगा? कहिएगा पुतली सिकुड़ जाएगा ताकि प्रकाश अंदर कम जा सके। पराबैंगनी किरणों को जीवों के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पराबैंगनी से हो सकता है? डीएनए में परिवर्तन, चर्म कैंसर, सफेद अंधापन यानी जिसको बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस, मतलब स्नो ब्लाइंडनेस। तो 131 का कहिएगा सर, डी हो जाएगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रभाव देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरी खाद ग्रीन मैन्योर के स्रोत है? तो कहिएगा एक से ज्यादा, इसका भी आंसर हो जाएगा। सभी हो जाएंगे, नीलहरी शैवाल भी, एजोला भी हो जाएंगे, राइजोबियम
राइजोबियम नहीं होंगे, राइजोबियम नहीं होंगे, ठीक है। ये जो 2 वेक्टर्स ये भी होंगे, यानी 2 को छोड़ के ये सभी हो जाएंगे। ये सभी खाद का काम करता है, हरी खाद कहलाता है। ये सब खेतों में बहुत फायदा होता है। डी इसका भी आंसर मारिएगा। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं कर रहा है, नहीं करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक ताप उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? मीथेन ताप को होल्ड करता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, पहला नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है। ट्रिपल एंटीजन एक वैक्सीन है जो निम्न से किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो 134 का कहिएगा सर, बी मार दीजिए। टिटनेस, खांसी एवं डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है। ये जो है ट्रिपल एंटीजन, टिटनेस, खांसी और डिप्थीरिया, ये याद रखना है। इसमें कुछ कुछ घुसेले रहेगा, एड्स घुसा देगा, कुछ कुछ घुसा देगा। टिटनेस, खांसी, डिप्थीरिया। कंडारा जोड़ती है, कंडारा क्या चीज से जोड़ती है से बताइए। तो 135 का कहिएगा सर, पेशी को हड्डी से जोड़ता है, पेशी को हड्डी से। अगला कहता है हीरे को पारदर्शी तेल में डुबाने पर उसकी चमक पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? तो कहिएगा कम कर देता है। तेल में जाएगा हीरा तो उसका चमक कम हो जाएगा। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहिएगा बढ़ जाएगा। इसका जवाब दीजिए। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है। यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड इसमें लटका दिया जाए तो इसका पाठ्यांक क्या होगा, कितना वजन आपको दिखेगा? तो 138 का कहिएगा 0 दिखेगा। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड इसमें लटका दीजिएगा तो 0 हो जाएगा इसका बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? भारहीनता बोलते हैं। अगला बताइए। आप आपके पास ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल और पानी जैसे तरल पदार्थ उपलब्ध है, ठीक है। यदि प्रकाश के किरण इनमें से किसी माध्यम में एक कोण पर प्रवेश करती है तो सबसे अधिक विक्षेपण किसमें होगा? बहुत आसान है। अपवर्तन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो यह आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉन में। जो सबसे गाढ़ा होगा उसमें सबसे तेज में होगा। ग्लिसरॉन का सरसों तेल तब पानी में होगा, गाढ़ा पर चेंज होता है। एक गोला 4 असमान भागों में फट जाती है, निम्न से कौन सा संरक्षित है? संवेग संरक्षित रहेगा। कौन सा नीला लिटमस को लाल करेगा? नीला को लाल करेगा, एसिड करेगा। एसिड कौन है? HCl। एसिड का पावर बताइए बढ़ते गए। पहला ही हो जाएगा। HF, HCl, HBr, HI। क्लोरीन शुरू में होता है, आयोडीन लास्ट में होता है। ध्यान रखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन। बहुत पिछली बार भी आया था क्वेश्चन सेम इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदला हुआ था। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वसन को नियंत्रित करने के केंद्र मौजूद है? श्वसन को हमारा कंट्रोल करने वाला कौन है? मतलब हम सांस जो ले पा रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। इसमें प्रॉब्लम आ गया ना तो सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, आदमी सांस नहीं पता मर भी सकता है। पार्श्विक फुसफुस का आवरण का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव डायफ्राम की ऊपरी सतह को कवर करता है? तो कहिएगा इसका होता है डायफ्रामिक फुसफुस। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो आंसर कहिएगा सैकेरीन। सैकेरीन एंटीऑक्सीडेंट है। BHA और BHT दोनों है एंटीऑक्सीडेंट। सेंट्रियोल किस प्रकार के प्रोटीन से बना होता है? तो 146 का आप कहेंगे। ये थोड़ा सा इधर उधर का क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा। प्रोटीन का भी बना होता है, अल्फा बीटा डायमेटिक प्रोटीन से भी बना होता है, सेंट्रियोल ट्यूबुलर ट्यूबुलिन से भी बना होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा पता है? A और B दोनों होगा, यानी डी मारिएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कहा जाता है पार्स नर्वोसा द्वारा स्रावित होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मतलब स्रावित होता है। दिल की धड़कन निम्न से
किससे शुरू होती है? दिल की धड़कन का शुरुआत आपसे पूछ रहा है। एसए नोड द्वारा होती है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसए नोड, दिल की धड़कन यही चला रहा होता है। हृदय की धड़कन में आवेगों के संरक्षण का, संचरण का सही मार्ग निम्न से कौन सा है? मतलब कैसे होता है, सो आपसे पूछ दिया आज। तो कहिएगा, एसए नोड से शुरू हुआ, एबी नोड, एचआईएस, पुरकिंजी फाइबर का बंडल, ये हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। स्टार्ट एसए नोड से होगा तो पहला तो होता भी नहीं, और उसका एसए नोड क्या, ए बी नोड होता है, ए बी गड़बड़ हो जाएगा। इसमें भी ए बी नोड बाद में दिया है, यानी बी ही आंसर होगा। 150 नंबर क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्य में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती रहती है? कौन है जो एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित करता है? तो ये सब कुछ भी नहीं है। बाल्ब संरचना अगर रहेगा ना, बाल्ब, ये वाला बाल्ब, बाल्ब संरचना होती है, वही ऐसा करते रहती है, ताकि पीछे का में नहीं आने देती है, आगे का में बढ़ने देती है, सिर्फ आगे एक डायरेक्शन में जाते रहो। इसमें से कोई भी आंसर नहीं हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। होता है। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है दोस्त मेरे, कि इस वीडियो को बहुत सीरियस लीजिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में ढेर सारा लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा क्रैश कोर्स चल रहा है जो आपके लिए काम का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।